बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज का हमारा वाकया ऐसे लोग हरगिज़ ना सुने जो कमजोर दिल के मालिक हैं, क्योंकि आज जो वाकया हम आपके लिए लाए हैं, इस वाकये में हम आपको कराची के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने वाले हैं जिसमें रात के वक्त मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आते हैं। दोस्तों, ये वाकया सुनकर हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है, लेकिन जब खुद इस वाक़े को सुनेंगे तो आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये एक हकीकत है। लिहाजा आपने हमारे आज के वाक़े को आखिर तक जरूर सुनना है। वाक़े का आगाज करने से पहले छोटी सी एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी सरफराज नाम नौजवान ने अपनी जुबानी सुनाई है। वो बताता है कि उसका ताल्लुक लाहौर से है और उसको सैरो तफरीह का बहुत शौक है और वो हर साल घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ इलाकों की सैरो तफरीह के लिए जाता है। तारीखी मकामात देखने का उसको बहुत शौक था। हर साल की तरह इस साल भी वो अपने दोस्त वसीम के साथ सैरो तफरीह के लिए निकला और उन्होंने कराची जाने का इरादा किया। रोड से सफर करने के बाद वो कराची पहुंचे और कराची पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि वो इस बार शहर की बजाय इर्द गिर्द के इलाकों की सैर करेंगे, क्योंकि शहर के अक्सर तारीखी मकामात तो उन्होंने देखे हुए थे। लिहाजा इस बार वो ठट्ठा की जानिब निकल गए और घूमते घूमते एक गाँव में पहुंचे। जहाँ की इमारतें देखी तो उन्होंने महसूस किया कि ये गांव काफी कदीम लगता है। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो इसी गांव में रुकते हैं और इस गांव की सैरो तफरीह करेंगे। उन्होंने इस गांव के सरबराह से मुलाकात की और अपना तारुफ करवाया और अपने आने का मकसद भी बताया। गांव के सरबराह का नाम फजलदीन था। उसने उनका खैर मकदम किया और उनकी बड़ी आओ भगत की। उनको अपने खास मेहमान खाने में ठहराया। सरफराज और वसीम बहुत खुश हुए। रात को काफी देर गपशप चलती रही। फजलदीन ने उन्हें कहा कि सुबह वो उनको अपने इलाके की सैर कराएगा। सुबह फजलदीन सरफराज और वसीम को घुमाने के लिए ले गया। सारा दिन वो लोग घूमते रहे। फजलदीन उनको साथ साथ उन मकामात की तारीख भी बता रहा था और घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। अचानक से वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहाँ पर एक लंबी दीवार साथ और दीवार के साथ साथ एक नाला था। गोया इसलिए बनाया गया हो ताकि आने जाने वाले आसानी से पार ना हो पाएं। वहां पहुंचकर फजलदीन के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसके चेहरे पर खौफ बिल्कुल वाज़े था, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वसीम ने कहा, ये जगह भी कोई कदीम जगह मालूम होती है, थोड़ा आगे चलकर उसे भी देख लेते हैं। लेकिन फजलदीन ने यकदम कहा, नहीं, अब हमें वापस जाना चाहिए और शाम ढलने से पहले ही हमें हवेली पहुंचना है। और वैसे भी सामने का इलाका दूसरे गाँव का है, उनसे हमारी दुश्मनियां हैं, इसलिए वापस चलते हैं। सरफराज और वसीम को महसूस हुआ कि जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अलबत्ता वो उसके साथ वापस हवेली पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि हर कोई अपने घरों में चला गया है। बाहर न कोई बंदा है न बंदे की जात है। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए तो हवेली को भी मुकम्मल तौर पर मुकफ्फल कर दिया गया। रात का खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था। खाना खाने के बाद वसीम ने कहा कि क्यों ना बाहर का चक्कर लगाया जाए ताकि रात में गाँव के मनाजिर को एंजॉय करें। तो फजलदीन यकदम बोला, नहीं, ऐसा नहीं करना, हम लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं जाते। अब सरफराज और वसीम का तजस्सुस मजीद बढ़ गया कि आखिर वजह क्या है कि ये लोग शाम को बाहर नहीं जाते और फिर इस नाले से पार जाते वक्त भी फजलदीन का खौफजदा होना, आखिर कोई बात तो है। लिहाजा वसीम ने बात की खोज लगाने की कोशिश की और कहा, ऐसा आप लोग क्यों करते हो? तो इस पर फजलदीन काफी संजीदा हो गया और कहने लगा, असल में जिस जगह तक हम चले गए थे और जो दीवार आपने देखी है उसके पीछे एक कदीम कब्रिस्तान है जिसको जटली कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान से ऐसे ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं कि जिनकी वजह से हमारे लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। ये कब्रिस्तान 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें लाखों कब्रें हैं। फजलदीन निहायत संजीदा था और उसके चेहरे पर खौफ वाज़े दिखाई दे रहा था। फजलदीन ने उन्हें बताया कि इस कब्रिस्तान में लोगों ने एक सुर्ख लिबास में एक दुल्हन को देखा है जो रात के वक्त कब्र से निकलती है और अजीब आवाज में रोती है। और इसी तरह से लोगों ने इसी कब्रिस्तान में एक बच्चे को भी देखा है जो अपनी कब्र से निकलता है और चंद ही सेकंडों में बूढ़ा हो जाता है और गायब हो जाता है।
और इसके अलावा जब 14वीं रात होती है तो मुर्दे अपनी कब्रों से निकलते हैं और अल्लाह अकबर कहने लगते हैं और उनकी आवाज ऐसी होती है कि जो सुनता है उस आवाज के जाने बढ़ने लगता है, जैसे इस आवाज में कोई सहर हो, कोई जादू हो। और यही वजह है कि इस कब्रिस्तान के गिर्द इलाके वालों ने दीवार बना दी है और इसके 2-3 गेट छोड़े हैं, वो भी इंतहाई मजबूत हैं, जिनसे ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है। इसलिए शाम के बाद बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। फजलुद्दीन ने जैसे बात मुकम्मल की तो वसीम ने एक कहकहा लगाया। सरफराज ने उसको टोका भी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वसीम ने इस बात को मजाक में लिया और कहने लगा, इस दौर में भी आप लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? ये सब बनी बनाई बातें हैं जो पहले लोग बनाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। फजलुद्दीन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सब कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन वसीम ने कहा ये झूठ है और मैं वहां जाकर आपको ये दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगली रात 14वीं की रात थी और वसीम ने ठान ली कि वो ये सब अपनी आंखों से देखेगा। फजलुद्दीन और सरफराज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। अलबत्ता रात सोकर वो उठे। अगले दिन उन्होंने गांव में गुजारा और शाम को वसीम ने सरफराज को मजबूर किया कि वो आज की रात इस कब्रिस्तान के बाहर कैंप लगाएंगे ताकि हकीकत जान सके। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस गेट के सामने कैंप लगाया जहां से कब्रिस्तान नजर आ रहा था। सर्द रात थी। उन्होंने आग जलाई, गपशप से अपना खौफ छुपाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार कब्रिस्तान की जानिब भी देखते थे कि मुर्दे कब्रों से क्यों नहीं निकले। और जैसे ही रात के 12 बजे तो उन्होंने देखा कि मुर्दे कब्रों से निकल रहे हैं और जैसे फजलुद्दीन ने बताया था वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। सरफराज और वसीम पर खौफ तारी होने लगा। वसीम ने अपना मोबाइल निकाला ताकि वीडियो बनाए, लेकिन मोबाइल इसके हाथ से छूट गया और वो बेहोश हो गया। सरफराज ने खुद को अकेला पाया तो वो भी गश खाकर गिर गया। सुबह के वक्त सूरज काफी ऊपर आ चुका था कि सरफराज को होश आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। वसीम को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में ना आया। बड़ी मुश्किल से उसने उसको गाड़ी में डाला और जल्दी से वहां से गाड़ी भगा दी और सीधा कराची के एक अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने कोशिश की ताकि वसीम को होश में ला सकें, लेकिन कुछ देर के लिए वसीम होश में आता था और दोबारा बेहोश हो जाता। इस सानहे ने वसीम के दिमाग को बुरी तरह से मफलूज कर दिया था। सरफराज बताता है कि इस सानहे के बाद उसने अपने आप को मुश्किल से संभाला था, लेकिन रातों को वो मनाजिर उसकी आंखों के सामने आ जाते और वो चीखने लगता है। उसने नमाज की और तलावत की पाबंदी शुरू कर दी है और अल्लाह ताला से अपने लिए और वसीम के लिए माफी मांगता है। उसकी हालत तो कदरे बेहतर है, लेकिन वसीम अभी तक इस खौफ से बाहर नहीं आ सका। जिस वक्त होश आता है तो भी जैसे कोई पागल होता है। सरफराज ने जब ये वाकया सुनाया तो उसके जज्बात से मालूम होता था कि ये सब एक हकीकत बयान कर रहा है। अलबत्ता इस बात में कितनी सच्चाई है, इस हवाले से हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आपने इस वाक़े के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।